हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम न्यायिक शक्ति किसके पास निहित थी? मौर्य साम्राज्य में अंतिम न्यायिक शक्ति किसके पास निहित थी? तो उसका आंसर है सम्राट के पास। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में न्यायिक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये आपके टीजीटी, पीजीटी और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के अध्यक्ष को किसके नाम से जाना जाता था? तो ये ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्रामीणी नाम से जाना जाता था। उत्तर होगा आपका ग्रामीणी, ग्राम सभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत न्याय प्रशासन को वरीयता के क्रम से नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार रखा जाता है? मतलब सबसे न्याय प्रशासन का जो था सबसे नीचे कौन आता था और उसके बाद सम्राट तक कैसे कैसे जाते थे? तो उसका उत्तर यहाँ पर है, सबसे छोटा जो पद होता था न्याय प्रशासन का वो ग्रामीणी था, जो ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था संभालता था, उसमें सुधार करता था। इसके बाद संग्रहण, फिर द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद और लास्ट में आते थे सम्राट, जो सबसे शीर्ष पर रहते थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रशासन कितने प्रकार के होते थे और कौन कौन थे? ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है पीटी के एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो न्याय प्रशासन कितने प्रकार के होते थे? तो दो प्रकार के न्यायालय हमें अर्थशास्त्र के अनुसार देखने को मिलते हैं। पहला था धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय, यहाँ पर ये दिया गया है। और धर्मस्थीय न्यायालय में कौन कौन से विवाद निपटाए जाते थे? यहाँ पर आपका छठा प्रश्न है। उत्तर है कि सभी विवाद जो आम जनता और आम जनता के बीच से संबंधित होते थे, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, अपशब्द बोलना, मानहानि इत्यादि, ये सब धर्मस्थीय न्यायालय में निपटाए जाते थे। ये आजकल के दीवानी न्यायालय का ही रूप था। फौजदारी का रूप था कंटक शोधन न्यायालय। इसमें किस प्रकार के वाद विवाद निपटाए जाते थे? तो इसमें राज्य तथा आम जनता और राज्य की विभिन्न संस्थाओं के बीच होने वाले विवादों का निपटारा होता था। यहाँ पे राज्य और आम जनता, और जबकि यहाँ पे आम जनता और आम जनता मतलब साधारण जन और साधारण जन के बीच में होने वाले, लेकिन यहाँ पे राज्य के बीच और आम जनता के बीच होने वाले या उनके संस्थाओं के बीच होने वाले वाद विवादों का निपटारा होता था, फौजदारी न्यायालय की तरह। अब यहाँ पर आठवां प्रश्न आपका आता है, आधुनिक समय में धर्मस्थ न्यायालय या धर्मस्थीय न्यायालय को कौन सा न्यायालय कहा जा सकता है? तो आधुनिक समय के अनुसार दीवानी न्यायालय कहा जाता है और कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी न्यायालय। यहाँ पे प्रश्न भी बना हुआ है, मौर्य साम्राज्य के कंटक शोधन न्यायालय को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो वह है फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य न्याय प्रशासन में कौन कौन से दंड लगाए जाते थे? जो मौर्य साम्राज्य था इसके न्याय प्रशासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दंड पारुष्य तथा वाक पारुष्य नामक दो प्रकार के दंड लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो 11वां क्वेश्चन है, न्याय प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन समाधान के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो न्याय प्रशासन का यहाँ पे 4 अंग देखने को मिलते हैं। पहला धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य प्रशासन, ये प्रशासन के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां है आपका, न्याय प्रशासन के अंतर्गत अर्थदंड का विधान है। इस अर्थदंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है और वह कौन कौन सी राशियां थी जो इस दंड विधान में ली जाती थी? तो पहला है पूर्व साहस, दूसरा है मध्यम साहस और तीसरा उत्तम साहस नामक दंड राशियां ली जाती थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग की देखरेख करने वाला कौन होता है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसे स्टार रेटिंग में रखिएगा। ये महामात्य सर्प, ये आपके थे गुप्तचर विभाग की देखरेख करने वाले अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य काल में गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे?
यहाँ पर इसका उत्तर है कि मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक का नाम था संस्था और दूसरा संचार। संस्था थे जो खास स्थान पर रह कर के काम करते थे, मतलब एक ही जगह पर, और संचार गुप्तचर जो होते थे वो घूमते फिरते हुए पूरे राज्य में अपने काम को अंजाम देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन एक विदेशी आपके इतिहासकार हैं, उन्होंने मौर्यकालीन गुप्तचर को किस नाम से पहचाना है? तो ये है ओवरसियर के नाम से पहचाना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैबो ने मौर्य साम्राज्य के गुप्तचरों को क्या कहा है? तो इसको इंस्पेक्टर बोला है। एरियर बोले हैं ओवरसियर, आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा। एरियन का है ओवरसियर, स्ट्रैबो का है इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने टीचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इस समय जो अध्यापक हैं उनके लिए, अध्यापक या टीचर के लिए कौन सा शब्द है? तो उन्होंने इस्तेमाल किया है गूढ़ पुरुष। आर्थिक प्रशासन के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के आर्थिक प्रशासन में है, मौर्य साम्राज्य की जो राजस्व व्यवस्था थी पहली बार नियमित करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब पूरे भारत में राज्य व्यवस्था को पहली बार नियमित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है मौर्य वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन कौन से वस्तु हैं जिनके व्यापार पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण था? तो वह था खान या खदान, नमक और अस्त्र और शस्त्र। इन पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य में जंगल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पर है कि उत्तर है 2 भागों में, एक हस्ती वन और एक द्रव्य वन में बांटा जाता है मौर्य साम्राज्य में जंगल को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, मौर्य काल में वार्ता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में वार्ता से तात्पर्य है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही वार्ता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का विभाजन किस रूपों में किया गया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भूमि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कृष्ट भूमि है, आकृष्ट भूमि और स्थल भूमि। कृष्ट भूमि यानी कि जोती हुई भूमि, आकृष्ट भूमि यानी कि जो भूमि बिना जुता हुआ हो, स्थल भूमि ऊंची भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वर्षा के अच्छी खेती बाड़ी होने वाली भूमि के लिए कहा गया है, यानी कि बिना वर्षा के भी वहाँ पे फसल अच्छी तरीके से हो जाए तो उसको अदेव मात्रक कहा गया है। ये प्रश्न भी आपका स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बिना वर्षा के अच्छी खेती बाड़ी होने वाली भूमि को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की देखभाल करने वाले या कर व्यवस्था का देखभाल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहा जाता था सीताध्यक्ष। भूमि की देखभाल करने वाले या फिर कर व्यवस्था का देखभाल करने वाले, तो इन दोनों को कहा जाता था सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में भूमि कर कितने प्रकार के थे? यहाँ पर हमको 2 प्रकार के कर देखने को मिलते हैं। एक है सेतु कर और दूसरा है वन कर। ये मौर्य साम्राज्य में प्रचलित भूमि कर के प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। राज्य को प्राप्त होने वाले करों को किस प्रकार बांटा गया है? तो इनके कई प्रकार थे राज्य से प्राप्त होने वाले कर। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है सीता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें अलग से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा गया है। तो राजकीय आय से भूमि जो भी राजस्व हमको प्राप्त होता था उसको सीता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाग किसे कहा गया है? तो कृषकों से प्राप्त कर को भाग कहा गया था। ये अनाज के रूप में लिया जाता था। कितना लिया जाता था? अनाज के उपज का जो भी हिस्सा लिया जाता था उसको भाग कहा जाता था। प्रवेश्य, आयात कर को प्रवेश्य कहा गया था। ये लगभग 20% होता था। इसी को प्रवेश्य कहा गया है। निष्क्राम्य कहा गया था निर्यात कर को। प्रणय कहा गया था आपातकालीन कर को, जो लिया जाता था आपातकालीन, उसे प्रणय कहा गया था। हिरण्य पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि नगद रूप से लिए जाने वाले कर को क्या कहा गया था? तो नगद रूप से लिए जाने वाला कर हिरण्य कर था। और ये कर किससे लिया जाता था? कृषकों से। उन कृषकों से जो अनाज
के रूप में न लेकर के नगद रूप में लिया जाए तो उसे कहा जाता था हिरण्य कर। और भाग किसको कहा जाता था? जो कि आपके कृषकों द्वारा उत्पादित जो सामग्री होती थी उसी के उपज का एक हिस्सा होता था, वो भाग होता था। और नगद रूप में लिया जाए तो ये हिरण्य हो जाता था। बलि, यह भी मौर्यकालीन भूमि का एक प्रकार था। बलि कैसे लिया जाता था? ये था आपके भूमि के प्रकार के ऊपर कि यह उपजाऊ भूमि से किस तरीके से लिया जाए या जो बंजर भूमि रहती थी उससे किस प्रकार का कर लिया जाए, ये बलि था। सेतुबंध यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सेतुबंध का जो उल्लेख है वो जूनागढ़ अभिलेख में भी हमको देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो इसको सेतुबंध कहा जाता था। तो ये प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट विष्टि। मौर्यकालीन निःशुल्क श्रम या बेगार लेने की प्रथा को विष्टि कहा जाता था और यह विष्टि किसी एक व्यक्ति से न लेकर के पूरे गांव से लिया जाता था। जैसे कि एक गांव को चुन लिया जाता था विष्टि कर देने के लिए, वहाँ के लोग कर के रूप में निःशुल्क श्रम या बेगार को किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्र नामक कर में कौन कौन से कर सम्मिलित किए गए हैं? तो राष्ट्र नामक कर जो होता था वो किससे वो वणिक कर होता था, मतलब व्यापार कर, नाव कर, पत्तन कर। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये पत्तन है। पत्तन कर लिया जाता था, सड़क कर भी लिया जाता था, इत्यादि से प्राप्त जो आय होता था उसको हम लोग कहते थे राष्ट्र कर। ये इसके अलावा चारागाहों से भी लिया जाता था, तो इन सबको कहा जाता था राष्ट्र कर। देखिए यहाँ पर सेतुबंध वाला जो हम आपको बताए हैं सिंचाई के लिए लिया जाता था उसका उल्लेख यहाँ पर आया है कि जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा मौर्यकालीन किस झील से सिंचाई का पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा सुदर्शन झील का पता चलता है और सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था जो झील के द्वारा, नहरों के द्वारा लिया जाता था। तो यहाँ पे जो सिंचाई का है सुदर्शन झील, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिंचाई का जो प्रशासन है वो विशेष ध्यान देता था मौर्य प्रशासन सिंचाई के ऊपर। जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर रहते हैं पुष्यगुप्त वैश्य, उनके द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित रहता है झील सुदर्शन झील, उसी से सिंचाई के लिए लिया जाता था। और सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1 से 5 या फिर 1/3 भाग लिया जाता था और भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान से उपज का लगभग आधा भाग देना पड़ता था और कृषि कर की मात्रा कितनी हो वो भूमि के उर्वरा पर निर्भर करती थी, उसी को हम लोग बलि कहते थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अभी जैसे मैंने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक नहीं, ये प्रशासक हैं या गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मौर्य काल से कि क्षेत्रक से क्या तात्पर्य होता है? मौर्य काल में क्षेत्रक किसको कहा जाता था? तो भूमि स्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरों की खेती में खेती करने वाले किसानों को जिनके पास अपना खेत ही नहीं था उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है उपवास। उपवास एक तरीके से काश्तकार होते थे जो भूमि को लेकर के उस पर खेती करते थे जबकि भूमि उनकी नहीं होती थी। अब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया है बेगार के बारे में, विष्टिकर, बेगार देने वाले गांव को कहा जाता था विष्टिकर, पूरे के पूरे गांव को ही चुन लिया जाता था विष्टिकर देने के लिए। और कर मुक्त गांव जो होते थे उनको परिहारिक, यहाँ पे लिखा है परिहारक कहलाता था। अनाज, पशु और सोने या चांदी के सिक्कों के बदले में रूप में कर देने वाले गांव को हिरण्यक कहा जाता था और इसी को हिरण्य कर भी कहा गया है, जो कि अनाज का जो उपज होता था उसका भाग न दे करके ये लोग पशु सोने के रूप में देते थे। मौर्यकालीन शब्द स्वाम्य से क्या तात्पर्य है? ये स्वाम्य के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। स्वाम्य भी एक प्रकार का आपका भूमि था, जैसे क्षेत्रक और उपवास, और ये साम्य होता था कि जिसमें भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता था और उससे उसके क्रय और विक्रय का अधिकार मिल जाता था, एक तरीके से निजी मालिकाना हक मिल जाता था, उसे कहते थे स्वाम्य।
मौर्य काल के प्रमुख उद्योगों के बारे में पूछता है क्वेश्चन। मौर्य काल का प्रमुख उद्योग क्या था? इसमें ऑप्शन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुनना है सूत काटना और बुनने का उद्योग, क्योंकि ये उस समय का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्योग था वो था, क्योंकि यहाँ का जो सूत होता था मतलब मौर्य साम्राज्य का, वो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। मौर्य काल में पत्थर तराशने का कार्य भी बड़े स्तर पर किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस काल में धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, औषधि उद्योग भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों या कारखानों पर नियंत्रण कौन करता था? इसको पन्याध्यक्ष बोलते थे, उद्योगों और कारखानों पर नियंत्रण करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापारी अनेक रूपों में संगठित थे, इनके संगठनों को क्या कहा जाता था? इनके संगठनों को श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी के मुखिया को क्या कहा जाता था? यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो व्यापारिक संगठन थे श्रेणी, उनके मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इनके मुखिया को कहा जाता था श्रेष्ठी। आज इसका विकृत रूप हमको सेठी देखने को मिलता है। सेठी करके जो लोग टाइटल लगाते थे, ये मौर्य काल में श्रेष्ठी इनको कहा जाता था। मुद्रा जारी करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? मुद्रा को जारी करने वाले को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था, और जबकि स्वयं अगर जो सिक्के बनाते थे जो लोग, तो उसे राज्य को ब्याज देना पड़ता था और उस ब्याज को कहा जाता था रूपिका और परीक्षण। नीचे से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति निजी मुद्रा जारी करता था तो उसे परीक्षण तथा रूपिका के रूप में लिया जाता था। कुछ मतलब भाग उसे क्या कहा जाता था? ब्याज। तो यही मैंने आपको बताया है कि जब स्वयं लोग सिक्के बनाते थे और तो उसे राज्य को ब्याज देना पड़ता था, और ब्याज किस रूप में था? तो उसको परीक्षण के रूप में या फिर रूपिका के रूप में लिया जाता था उस ब्याज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मौर्यकालीन सिक्कों के प्रकार क्या थे? मौर्यकालीन सिक्कों के प्रकार अभी आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा कि आहत रजत मुद्राएं मौर्य काल की मान्य मुद्राएं थी। लेकिन उसके अलावा हम लोगों को जो देखने को मिलता है आपके चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र के अनुसार, सुवर्ण जो कि सोने का बना सिक्का था, पड़ ये राजकीय सिक्का था, मतलब राजकीय मुद्रा थी, उसको पड़ कहा जाता था, जो कि चांदी का बना होता था। मासक भी हमको देखने को मिलता है, मासक या इसमें मूर्धन्य श है, माशक। माशक ये तांबे का बना हुआ सिक्का होता था, और तांबे का ही सबसे छोटा सिक्का को हम लोग बोलते थे काकानी। और इनके अधिकारी को, अच्छा नीचे क्वेश्चन भी इससे बना हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। मुद्राओं के परीक्षण या जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनको रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल में हम देखते हैं कि व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। और इसमें सिक्के जो होते थे वो सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध भारतीय केंद्र कौन कौन से थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालव सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे। लेकिन बांग, यहाँ पे बंगाल को लिखा है, बांग्ल लिख करके आता है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है। बांग और काशी ये दोनों वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध भारतीय केंद्र थे। बांग का बना हुआ या बंग का बना हुआ जो मलमल का कपड़ा था वो उस समय विश्व प्रसिद्ध था। काशी और पुंड्र यहाँ पे रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाता था। रेशमी वस्त्र के लिए मौर्यकालीन प्रसिद्ध भारतीय केंद्र कौन कौन से थे? तो वो थे काशी और पुंड्र। इसके अलावा हम देखते हैं अगर जो अर्थशास्त्र, तो उसके अनुसार कलिंग, मालवा ये सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल का जो बंग है, यहाँ पे वंग लिखा हुआ था, बंग मलमल के लिए विश्व विख्यात था। कौटिल्य अपनी पुस्तक में चीनी पट्ट का भी उल्लेख करते हैं, जिससे पता चलता है कि रेशम जो है वो चीन से आता था उस टाइम। वस्त्रों के नाम क्या क्या थे? दुकुल था, श्वेत और चिकना वस्त्र होता था। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था, यहाँ पे शायद प्रश्न नहीं बना है। छौम रेशमी वस्त्र था। दुकुल श्वेत चिकना मलमल का वस्त्र था। बढ़ई गिरी भी इस समय का
प्रमुख उद्योग था, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि कौटिल्य के अनुसार किसका उल्लेख नहीं मिलता है, कौन से व्यवसाय का, तो वो कुंभकार का व्यवसाय नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 26वां है। मौर्य काल में प्रसिद्ध वस्त्र मलमल कहाँ बनता था, तो बंग, वंग या ढाका, इस समय जो है ढाका में स्थित, वो आपका मौर्य काल में प्रसिद्ध है मलमल वस्त्र का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मौर्य काल का चिकना एवं श्वेत रंग के वस्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग है, तो दुकुल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दुकुल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल का रेशमी वस्त्र किसे कहा जाता था, रेशमी वस्त्र को क्या कहा जाता था, तो छौम, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, रेशमी वस्त्र छौम था। दुकुल श्वेत और चिकना वस्त्र था, उसको कहते थे। अर्थशास्त्र में किस व्यवसाय या श्रेणी का पता नहीं चलता है, तो ये था कुंभकार। इस श्रेणी का उल्लेख कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है हमें। यहाँ पर दिया है किसी खास व्यवसाय के प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा गया, परंतु सभी व्यवसाय के प्रमुख को क्या कहा गया था, तो वो महाश्रेष्ठिन कहा गया था, जो सभी व्यवसाय के प्रमुख कहलाते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में तोल की इकाइयों को क्या कहा जाता था, तोल नहीं है, माप तौल है। तौल की इकाइयों को क्या कहते थे, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, ये है तौल की इकाइयाँ। तौल की इकाई क्या है, तो तौल की इकाई थी आढ़क, प्रस्थ, कुदुम्ब, पल और स्वर्ण मास। इसके अलावा हम लोग व्यापार के बारे में अगर जो देखें, इसमें नहीं मैंने बनाया है, नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ व्यापार और सामाजिक स्थिति के बारे में बनाऊँ। व्यापार मौर्य काल में जो पूर्वी तट पर होता था, ताम्रलिप्ति, इससे क्वेश्चन पूछा है, और पश्चिम भाग में भृगु कक्ष और सुपारा, ये मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह थे। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को जो देखता है स्ट्रैबो के द्वारा लिखा हुआ मौर्य काल के विषय में, कि मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था, और जहाज रानी जो अभी मैंने आपको बताया है, राष्ट्र कर लिया जाता था नाव कर और पत्तन कर से, तो ये इसी से लिया जाता था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।